20th July 2026 is a black day for our democracy. हजारों लाखों स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद होता है पेपर लीक होने की वजह से। 21 स्टूडेंट्स आज हमारे बीच में नहीं हैं। एग्जाम के इस घटिया सिस्टम की जिम्मेदारी किसकी है, ये डिमांड करता है ये प्रोटेस्ट। अगर ये कोई प्राइवेट नौकरी होती तो धर्मेंद्र प्रधान जैसे एम्प्लॉय को तुरंत फायर कर दिया जाता। तो आज एक डेमोक्रेसी में उसकी जनता धर्मेंद्र प्रधान का रेजिग्नेशन क्यों नहीं मांगे, इसके लिए प्रोटेस्ट करना हमारा डेमोक्रेटिक राइट है। बट जब 21 दिनों तक सोनम वांगचुक और कुछ स्टूडेंट्स हंगर स्ट्राइक पर जाते हैं और सरकार की तरफ से कुछ एक्नॉलेजमेंट तक नहीं आता है, तो सवाल आता है कि इंसानियत किधर है। और इस सवाल का जवाब पूरे देश को मिला 20 जुलाई को। पुलिस ने इनोसेंट सिविलियंस पर, पीसफुल प्रोटेस्टर्स पर लाठीचार्ज स्टार्ट कर दिया, टीयर गैस यूज किया। ये जुल्म ढाने के लिए पुलिस ने अपने नेम टैग्स छुपा लिए और साथ में कुछ गुंडों को हायर किया जो सिविलियन क्लोथिंग में थे, जिनके हाथ में भी लाठी थी एंड वो लोगों को पीट रहे हैं। पत्थर से भरा ट्रक अपने आप प्रकट हो जाता है, कुछ टूटी फूटी गाड़ियां आ जाती हैं एंड वी हैव विजुअल्स टू प्रूव दैट पुलिसमैन वर पेल्टिंग स्टोन्स। एक डिसेंट साइज का पत्थर किसी के सर पे अगर ठीक एंगल से गिर जाए ना, वो वहीं पर मर सकता है। एंड यहाँ पर पत्थरों की बारिश कराई गई है। 100 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल पहुंचे हैं एंड इस सब के बाद अगले दिन दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है, डोंट ड्रैग कोर्ट्स इनटू दिस, डोंट वेस्ट आवर टाइम। ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैंने इस तरह के सिस्टम के लिए कभी वोट नहीं किया, आपने किया है तो आप बताएं। एक बात साफ है, ये मामला दबने की बजाय बढ़ चुका है और अब रेजिग्नेशन तो लेकर रहेंगे। एज रिस्पॉन्सिबल क्रिएटर्स इट इज़ आवर ड्यूटी टू स्पीक अप इन दीज टाइम्स। तो मैं ये पार्ट यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ एंड फ्यूचर में कुछ रील्स एंड शॉर्ट्स के माध्यम से आपसे कुछ और बातें भी शेयर करूंगा इस मुद्दे पर। बिफोर यू स्टार्ट दिस वीडियो बस एक चीज़ बोलूंगा, यू कैन ब्रेक अस फिजिकली but you can never break our spirit. We stand with the youth of this country and we will take that resignation. अगर आप यूएस स्टॉक्स या फिर इंडिया के बाहर कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करते हो और आईटीआर फाइल करते वक्त आपने एक सेट फॉर्मेट में फॉरेन एसेट्स को डिस्क्लोज नहीं किया, तो आपको हो जाएगी 7 साल की जेल और 10 लाख रुपए का जुर्माना। ये स्पेशल ट्रीटमेंट खैर उनके लिए जिनका 20 लाख से ऊपर का पोर्टफोलियो है। 20 लाख से नीचे वालों के लिए भी स्पेशल ट्रीटमेंट है, बस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं होगी। आपके खिलाफ इंक्वायरी जरूर होगी और पेनल्टी भी लगाई जा सकती है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में इसके अलावा और बहुत झोल हैं। जैसे आप मेरी तरह लाखों रुपए का डबल टैक्स दे सकते हो क्योंकि आप सिंपली अपने टीसीएस को अपने टीडीएस से सेट ऑफ करना भूल गए थे। और तो और अगर आपने मेरे दिए हुए लिंक से टिकट टेप का ग्लोबल इन्वेस्टिंग अकाउंट नहीं खुलवाया है LLA05 कूपन कोड यूज करके, तो आपको 1 महीने का प्रो प्लान भी नहीं मिलेगा जिसमें आपको मात्र 0.15% का ब्रोकरेज मिलता है। माई नेम इज मनी माइंडेड मनदीप। फाइनली दिस वीडियो इज हियर। मैं आपको इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग का टैक्स एंड कंप्लायंस पूरा समझा दूंगा, बट दिस इज नॉट अ हाउ टू फाइल आईटीआर वीडियो। उसके लिए आप जागरूक आरजे का ये वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं आपको सिर्फ इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग के टैक्सेशन और उसके कंप्लायंस के बारे में बताने वाला हूँ। वही कंप्लायंस जो मेरे ओपिनियन में काफी फ्रस्ट्रेटिंग है और कुछ पॉइंट्स पर मुझे पॉइंटलेस एंड इलॉजिकल लगता है। बट सरकार ने ऑर्डर दिया है और नहीं फुलफिल करोगे तो 10 लाख का जुर्माना, जेल सब होता है, तो करना पड़ेगा। बस एक वार्निंग है आगे बढ़ने से पहले, आईटीआर आपको तुरंत फाइल करना है। वैसे ही ज़्यादा दिन नहीं बचे हैं, लास्ट डे का वेट बिल्कुल नहीं करना है क्योंकि ये सारा कंप्लायंस करने में हो सकता है आपको 1 दिन से ज़्यादा का टाइम लग जाए। वैसे नहीं लगना चाहिए, देयर इज सम गुड न्यूज़, बट फिर भी थोड़ा टाइम लेकर चलो तो बेटर है। इंटरनेशनल इन्वेस्टिंग में सबसे पहला टैक्स लगता है जब आप पैसा इंडिया के बाहर भेजते हो, यानी अभी तक आपने कोई शेयर परचेज भी नहीं किया है और 20% का टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स आप पे कर चुके हो। इसे बोलते हैं टीसीएस। फंड ट्रांसफर करते वक्त आपका बैंक ये 20% का टीसीएस काट के सरकार को जमा कराता है आपके नाम पर, जिसे आप आईटीआर के दौरान क्लेम कर सकते हो। बट प्रॉब्लम क्या है, 1 साल तक आपका पैसा सरकार के पास पड़ा रहता है, अंडे देता रहता है और आपके कुछ काम नहीं आता है। सिल्वर लाइनिंग ये है कि हर साल आप अप टू 10 लाख रुपीस का अमाउंट बिना टीसीएस के भेज सकते हो इंडिया के बाहर। एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने इस साल 20 लाख रुपए फंड ट्रांसफर किए, तो पहले 10 लाख रुपए पर 0 टीसीएस कटेगा, बट अगले 10 लाख रुपए पर 20% का टीसीएस आपका बैंक काट कर सरकार को जमा कराएगा। बट ये 20% 10 लाख पे नहीं कटेगा, कट तो सकता है बट यूजुअली बैंक 10 लाख को इंक्लूसिव ऑफ टीसीएस मान लेता है। यानी आपका फंड ट्रांसफर हुआ 8.3 लाख रुपीस का और उस पर 20% 1.67 लाख रुपीस का टीसीएस काट के सरकार को गया। अब अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो या कोई भी आपका इनकम सोर्स जिस पर टीडीएस कटता है, तो आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान है क्योंकि आप ऑलरेडी एक अप्रोप्रिएट लिमिट में टीडीएस कटवा रहे हो।
आपकी उस साल की इनकम तो सेम है, बस आपने इन्वेस्टमेंट चालू किया जिसके कारण आपको 20% का टीसीएस और देना पड़ रहा है। तो इस बात के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं कि आपकी नेट टैक्स लायबिलिटी तो कम बनेगी आईटीआर के दौरान, और आपका टीसीएस और टीडीएस जमा कराया हुआ पैसा वो ज्यादा होगा और वो वापस रिफंड आने वाला है। यानी हमारा पैसा अगले 1 साल के लिए ब्लॉक हो चुका है, जो मेरे साथ हुआ। फाइनली अब मैं आईटीआर भर रहा हूँ और अब कुछ महीनों में, इनफैक्ट कई और महीने लगेंगे मेरा रिफंड आने में। हर साल मेरा टीसीएस रिफंड और टीडीएस रिफंड डिले हो जाता है। बट इस बार मेरे पास एक ट्रिक है। आपको भरना है फॉर्म 12BAA। उससे पहले आपको डाउनलोड करना पड़ेगा फॉर्म 26AS अपने इनकम टैक्स पोर्टल से। फॉर्म 26AS में आपका पूरा टीडीएस और टीसीएस रिकॉर्ड मिलेगा। इसमें से आपका जो टीसीएस रिकॉर्ड है उसे आप कॉपी करो और फिल कर दो फॉर्म 12BAA। 12BAA इज अ वर्ड डॉक्यूमेंट, या आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या इसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लेना। टीसीएस की डिटेल्स इसमें कॉपी पेस्ट करके अपने एचआर को फॉरवर्ड कर दो। वही एचआर जो आपका हर महीने सैलरी से टीडीएस काट रहा है। जितने अमाउंट का टीसीएस आपका ऑलरेडी जमा हो चुका है उतने अमाउंट का अब आपका टीडीएस नहीं काटेगा आपका एचआर। ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। सबसे पहले मैंने अपने एचआर को फोन पे ही बोल दिया था कि मेरा अगले महीने से टीडीएस मत काटना, और मैंने 12BAA उसको टाइम पर नहीं दिया, तो उसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नोटिस आया। मैंने फटाफट उसको 12BAA का डिटेल दिया, उसने नोटिस का रिप्लाई किया एंड एवरीथिंग वाज सॉर्टेड। अब हो सकता है ये वीडियो में सारा टैक्सेशन और कंप्लायंस जानने के बाद आपको लगे कि यार मैं यूएस में इन्वेस्ट ही क्यों कर रहा हूँ, ये तो बहुत पेनफुल है। पेनफुल तो है, इसीलिए अगर आपको यूएस के नाम पर सिर्फ 5-7 कंपनीज के नाम ही पता है जिनके आप शेयर खरीदे जा रहे हो, तो आपका एक तो कंप्लायंस पेनफुल है, ऊपर से आपने कोई डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो भी बनाया नहीं है। माय पॉइंट इज कि अगर आपका कंप्लायंस का पंगा हो चुका है तो व्हाई नॉट मेक अ बेटर वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो एंड मेक इट वर्थ योर वाइल। टिकर टेप के ग्लोबल इन्वेस्टिंग अकाउंट से आप ना सिर्फ यूएस बल्कि बहुत सारे कंट्रीज के ईटीएफ्स में इन्वेस्ट कर सकते हो। बस प्रॉब्लम है डिस्कवरी और रिसर्च की। यूएस स्टॉक्स के नाम पर एनवीडिया, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा पता है, और ईटीएफ्स के नाम पर नैस्डैक और S&P 500 पता है। जबकि जिस तरह इंडिया में म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा यूनिवर्स है, वैसे ही बाहर भी बहुत सारे ईटीएफ्स का यूनिवर्स है अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, इन्वेस्टिंग स्टाइल्स, सेक्टर्स एंड थीम्स। एंड टिकर टेप इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब एट डिस्कवरी। आप यहाँ पर थीम्स के अकॉर्डिंग स्टॉक्स एंड ईटीएफ्स को फिल्टर आउट कर सकते हो, जैसे AI, सेमीकंडक्टर्स, कमोडिटीज, ग्लोबल मार्केट्स। दीज आर ETFs। यहाँ आपको पता चलेगा कि जापान, चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान, इन सब के ETFs आपके लिए अवेलेबल हैं। और आप यूएस स्टॉक्स के डेडिकेटेड स्क्रीनर पर जाकर जिस तरह इंडियन स्टॉक्स को स्क्रीन करते हैं उसी तरह यूएस स्टॉक्स को भी स्क्रीन कर सकते हो। इनफैक्ट अगर आप हमारा लिंक यूज करके टिकर टेप का ग्लोबल इन्वेस्टिंग अकाउंट खोलते हो और LLA05 कूपन कोड भी यूज करते हो, तो उसमें जो आपको 1 महीने का फ्री प्रो मेंबरशिप मिल रहा है उसका आप पूरा फायदा उठाओ। यहाँ पर आपको कुछ प्री बिल्ट स्क्रीन्स दिखेंगी, उसमें कुछ फ्री स्क्रीन्स हैं और कुछ पेड स्क्रीन्स हैं। आप पेड वाली भी एक्सेस कर सकते हो। जैसे इन्होंने एक स्क्रीन बनाई है इंस्टीट्यूशनल फेवरेट्स। दिस इज अ लिस्ट ऑफ कंपनीज विद हाई इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग। ऐसे ही आपको ग्रीन ब्लैट मैजिक फॉर्मूला भी मिलेगा। एक बुक है द लिटिल बुक दैट बीट्स स्टॉक मार्केट, आई थिंक। उसमें पॉपुलर थ्योरी बताई गई है कि सेट क्राइटेरिया से आप स्टॉक्स चूज करोगे तो ये एक्चुअली बहुत अच्छे रिटर्न्स देता है। दिस इज अ गिफ्ट सिटी रेगुलेटेड वे टू इन्वेस्ट इंटरनेशनली। 5 मिनट में आपका ग्लोबल इन्वेस्टिंग अकाउंट खुल जाएगा। लिंक यूज करोगे तो आपको प्रो प्लान फ्री में मिल जाएगा 1 महीने के लिए, और ब्रोकरेज रहेगा 0.15% इन प्रो प्लान्स और रेगुलर प्लान्स में 0.2%। अगला टैक्स है कैपिटल गेन्स टैक्स। यूजुअली इंडिया में अगर आप 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो लॉन्ग टर्म होता है, और 1 साल से कम होल्ड करते हो तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बनता है। इंटरनेशनल एसेट्स में आपको 2 साल होल्ड करना पड़ता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्वालिफाई करने के लिए। लॉन्ग टर्म गेन्स पर 12.5% का टैक्स लगता है, और शॉर्ट टर्म गेन्स आपके इनकम में ऐड हो जाते हैं और स्लैब के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। सिर्फ ये 2 साल वाले रूल के अलावा इसमें और कोई चेंज नहीं है। मतलब कि अगर आपका लॉन्ग टर्म लॉस हुआ या शॉर्ट टर्म लॉस हुआ तो आप इसे सेट ऑफ कर सकते हो आपस में भी, और इंडियन शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के अगेंस्ट भी। वन थिंग टू नोट, अगर आप इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हो थ्रू गिफ्ट सिटी, जैसे DSP, ईडलवाइस, पराग पारिक, इन सारी AMCs ने अपने न्यू म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करे हैं जिसमें मिनिमम $5,000 का स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट होता है। ऐसे फंड्स में कोई भी कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं लगता है आपको, बट फंड को जरूर लगता है। यानी फंड मैनेजर जब उस फंड में से कुछ भी बेचकर खरीदेगा तो उस इंसिडेंस पर टैक्स लगा दिया जाएगा, और जब आप अपने यूनिट्स बेचकर पैसा घर लाओगे तो उस बात पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। हमारे नॉर्मल जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें फंड मैनेजर कितनी बार भी रीबैलेंस करे कोई टैक्स नहीं लगता है। जब फाइनली हम अपने यूनिट्स बेचते हैं तब टैक्स लगता है, बट गिफ्ट सिटी फंड्स में उल्टा है। एक प्रो टिप आपके लिए, इस महीने ITR फाइल कर देना। बिलेटेड ITR पे मत जाना, क्योंकि उसमें आपके शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस और लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का सेट ऑफ नहीं होता है।
अगला टैक्स है डिविडेंड टैक्सेशन। जब भी आपको यूएस स्टॉक्स पर कोई डिविडेंड मिलता है उस पर 25% का टीडीएस यूएस की सरकार काट लेती है। बट ये 25% का टैक्स आप इंडिया में आईटीआर फाइल करते वक्त क्लेम कर सकते हो, क्योंकि यूएस और इंडिया के बीच में डीटीएए डबल टैक्स अवॉइडेंस अग्रीमेंट साइन हुआ है, यानी आप एक इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं देते। तो अगर 25% वहां दे चुके हो तो आप इंडिया में वापस इस पर टैक्स ना दो, इसलिए वो यहां आपकी टैक्स लायबिलिटी से एडजस्ट हो जाएगा। बट अपने आप एडजस्ट नहीं होगा, आपको फॉर्म 67 भरना पड़ेगा इसे क्लेम करने के लिए, और उसके साथ आपको एक डॉक्यूमेंट अटैच करना पड़ेगा जिसे कहते हैं फॉर्म 1042S। ये यूएस का डॉक्यूमेंट है जिसमें आपका पूरा डिविडेंड का टैक्सेशन रिकॉर्डेड है। और ये मिलेगा कहां से? जो भी आपका ब्रोकर है जैसे टिकरटेप, वेस्टेड, IND मनी या फिर IBKR, यहां से आपको डाउनलोड करना है। और ये फॉर्म 67 आपको ITR फाइल करने से पहले फाइल करना है, इसका भी ध्यान रखना। इस सब पे हम बाद में आते हैं, क्योंकि इसके डॉक्यूमेंट भी वहीं से मिलेंगे जहां से शेड्यूल FA के डॉक्यूमेंट मिलेंगे। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार देखेंगे और कौन से डॉक्यूमेंट्स कहां फिट होंगे वो एक ही बार में डिस्कस कर लेंगे। अब आता है कंप्लायंस का सबसे टफ पार्ट। आपको शेड्यूल FA यानी फॉरेन एसेट्स फाइल करना है, जिसमें आपके फॉरेन शेयर्स का सारा इन्फॉर्मेशन होगा, इंक्लूडिंग आपके कितने ब्रोकरेज अकाउंट है, क्या अकाउंट नंबर है, कौन कौन से शेयर्स आपने कब कब खरीदे, कब कब बेचे, उनका ओपनिंग और क्लोजिंग वैल्यू कितना है, पीक वैल्यू कितना है। ये सिर्फ आपका एक टेढ़ा सा ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है जो कि आपसे ऐसे फॉर्मेट में मांगा गया है शायद आप मैन्युअली कर ही ना पाओ। एक्चुअल कैपिटल गेन के लिए दूसरा शेड्यूल है, शेड्यूल FSI जैसे बोलते हैं, फॉरेन सोर्स इनकम, जिसमें आपका डिविडेंड और कैपिटल गेन आएगा। उसके बाद शेड्यूल TR या फिर शेड्यूल FTC, दोनों वन एंड द सेम थिंग। इसे बोलते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट, जो डिविडेंड पर आपका टैक्स कट गया था, जो आपको क्लेम करना है थ्रू फॉर्म 67। वो फॉर्म 67 में भरने वाला जो डेटा है वो आपको इस शेड्यूल से मिलेगा। तो एक एक करके इन शेड्यूल्स की बात करते हैं। ये देखो, सबसे पहले शेड्यूल FA, जो कि बहुत ही इलॉजिकल लगता है मुझे। बाय द वे शेड्यूल FA ऐसा दिखता है, दिस इज जस्ट रेफरेंस, ये भरना आपको एक्सेल में है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर जो डेटा भरना है वो कैलेंडर ईयर जनवरी टू दिसंबर के हिसाब से भरना है, ना कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च। ITR में बाकी सारा रिपोर्टिंग एंड अदर शेड्यूल्स आपका फाइनेंशियल ईयर ही चलेगा, अप्रैल टू मार्च, बट शेड्यूल FA में जैन टू दिसंबर होगा, ये याद रखना। इसमें आपको A1, A2, A3 और A4 ये 4 फील्ड्स मिलते हैं। हम सबसे पहले A3 पर जाएंगे। A1, A2 बहुत ईजी है, मैं बता दूंगा। A4 आपको भरना ही नहीं है, क्योंकि ये बोल रहा है डिटेल ऑफ फॉरेन कैश वैल्यू इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट और एन्युटी। आई डोंट थिंक आपके पास ऐसा कुछ है, मेरे पास तो नहीं है। A3 ही मेन और सबसे टफ काम है, और क्योंकि ये ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है ना कि कोई होल्डिंग स्टेटमेंट, तो यहाँ पर वो ट्रांजैक्शंस भी लिखने हैं, वो शेयर्स के बारे में जो शेयर्स आपने साल खत्म होने से पहले बेच दिए थे और जो अब आपके पास हैं भी नहीं। मतलब आपने एप्पल के 10 शेयर्स खरीदे अप्रैल में और जून में वो 10 के 10 शेयर्स बेच दिए, तो दिसंबर आने तक तो एप्पल का होल्डिंग आपके पास है भी नहीं, फिर भी आपको वो रिपोर्ट जरूर करना है, क्योंकि दिस इज अ ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट। सबसे पहले सीरियल नंबर, प्रीटी ऑब्वियस, 1 2 3 4 जितनी भी रोज आएंगी उस पर सीरियल नंबर। उसके बाद कंट्री नेम, जिस कंट्री की कंपनी का शेयर आपके पास है वो कंट्री का नाम लिखना है, यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, बड़ा बड़ा कैपिटल में फुल फॉर्म। उसके बाद कंट्री कोड, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का कंट्री कोड है 2, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू 2 एंटर करना है। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ एंटिटी, मतलब कौन सी कंपनी का शेयर है आपके पास, एप्पल, एनवीडिया, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, जो भी है, आपको उस कंपनी का फुल नेम लिखना है। बेटर एग्जाम्पल लेते हैं, SpaceX नहीं लिखना, आपको स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन लिखना है। उसके बाद आपको 5th नंबर के कॉलम में उस कंपनी का एड्रेस लिखना है। एड्रेस कहाँ से मिलेगा? गूगल करने से, हेडक्वार्टर्स का। उसके बाद आपको उसका जिप कोड भी लिखना है, सेम एड्रेस के साथ ही आपको जिप कोड भी मिल जाएगा। नेचर ऑफ एंटिटी, मतलब जो भी आपने सिक्योरिटी होल्ड करी है उसका नेचर क्या है। अगर आपने स्टॉक ले रखा है तो यहाँ पे स्टॉक लिख दो, ETF ले रखा है तो ETF लिख दो। उसके बाद आता है डेट ऑफ अक्वायरिंग द इंटरेस्ट। अब यहाँ पर गेम स्टार्ट होता है। अगर आपसे डेट मांगी जा रही है तो आप कौन सी डेट डालोगे? आपने एप्पल का शेयर साल में कितनी बार खरीदा और ऐसे साल में कितनी बार दूसरी कंपनीज के शेयर्स खरीदे। तो बस जितनी बड़ी आपकी ट्रांजैक्शन स्टेटमेंट है उतना ही बड़ा यहाँ पर डेटा आने वाला है। एवरी ट्रांजैक्शन विल रिक्वायर इट्स सेपरेट रो। आप ये नहीं कर सकते कि आपने साल में 10 बार 10 एप्पल के शेयर खरीदे तो आपने टोटल 100 एप्पल के शेयर खरीदे, बट आप उसका एक एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि सबकी डेट अलग है। तो समझ जाओ कितना बढ़िया लॉजिकल, एकदम वाजिब काम मांगा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने आपसे। आगे बढ़ते हैं। इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब आपने कितने रुपए में एप्पल का शेयर खरीदा। सिंपल है, 10 शेयर खरीदे, जो भी शेयर प्राइस चल रहा था दोनों को मल्टीप्लाई करो, आपका इनिशियल कॉस्ट आ गया, इतने रुपए में खरीदा। अब बात यह है कि वो रुपए नहीं है, वो USD है। अब आपको उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना है। कैसे करोगे?
उस दिन के एक्सचेंज रेट से आपको यूएसडी मल्टीप्लाई करना है, तब जाके ये आंसर आ जाएगा। बट वो एक्सचेंज रेट आप गूगल से नहीं ले सकते, आपको एसबीआई के द्वारा पब्लिश किया गया यूएसडी टीटी बाय रेट लेना है। अब इतना स्पेसिफिक बोला है मैंने, तो मतलब गूगल से तो अलग ही होगा ना। अच्छा चलो ले लेंगे, ये मिलता कहाँ है? एसबीआई की वेबसाइट पे। बट प्रॉब्लम ये है कि ये आज का मिलेगा, कल क्या था ये नहीं पता। मतलब एसबीआई अपनी वेबसाइट पर पास्ट डेट्स का टीटी बाय रेट मेंशन नहीं करता है, सिर्फ एक दिन का, प्रेजेंट डे का ही दिखाता है। तो पास्ट डे का कहाँ से लाएंगे? देयर आर थर्ड पार्टी वेबसाइट्स जो ये डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक दो वेबसाइट्स के लिंक मैं आपको दे दूंगा। मैंने आई थिंक लास्ट ईयर गिटहब पे किसी का डेटाबेस एक्सेस किया था और उसमें मुझे एक्चुअली सारा डेटा एक ही स्क्रीन पर, मतलब इन अ टेबुलर फॉर्म मिल गया था। बट वरना क्या होता है कि आपको हर दिन का एक अलग पीडीएफ मिलता है। तो अब आपके अगर 100 ट्रांजैक्शंस हैं तो आपको 100 अलग अलग पीडीएफ खोल के उनके टीटी बाय रेट देखने, विच इज़ वेरी टीडियस। बट ऑफ कोर्स दिस इज शेड्यूल एफए, द मोस्ट एडवांस टैक्स रिपोर्टिंग फॉर्म एवर। तो आपको समझ में आ गया, जिस दिन आपने जो भी शेयर खरीदा उस दिन का आपको टीटी बाय रेट लेना है, यूएसडी को आईएनआर में कन्वर्ट करके यहाँ पर वो वैल्यू लिखनी है। अभी तो आगे चलते हैं। कॉलम नंबर 10 में लिखा है पीक वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। इसका मतलब तो आपको समझ में आ ही रहा है कि जो भी आपका होल्डिंग है, या मान लो आपके एप्पल के 10 शेयर्स हैं, तो उन 10 शेयर्स का जो टोटल वैल्यू है वो एक साल में, मतलब जैन टू दिसंबर के पीरियड में सबसे ज़्यादा यानी हाईएस्ट कब गया था और उसका क्या वैल्यू था, वो वैल्यू यहाँ पर लिखना है। मतलब आपको मैं खुला चैलेंज देता हूँ, आप सोच लो जैसे भी आपको इसका आंसर देना है, आपको मैं गलत साबित कर दूंगा। दैट इज़ द रॉन्ग वे। आप बोलोगे कि मैं गूगल पे एप्पल का स्टॉक सर्च कर लेता हूँ एंड मैं विजुअली देख सकता हूँ। एक्चुअली देखो, जैसे जैन 2025 ये रहा एंड उसके बाद दिसंबर 2025 ये रहा, उसके बीच में ये रहा पीक, यानी 5 दिसंबर 2025 को एप्पल का शेयर प्राइस हाईएस्ट था एक साल में $278.78 पे। अब मैंने ले रखे हैं 10 शेयर्स, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। $2780 का मेरा पीक वैल्यू है। अब आईएनआर में चाहिए, तो उस दिन का यानी 5 दिसंबर का यूएसडी टीटी बाय रेट एसबीआई द्वारा पब्लिश किया गया डेटा से उठा करके मैं उसे मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ पे आईएनआर टर्म्स में वैल्यू लिख दूंगा। ऐसा करोगे तो आप गलत हो जाओगे, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि आईटी डिपार्टमेंट इज सेइंग कि हमें पीक वैल्यू चाहिए आईएनआर टर्म्स में। आप बोलोगे क्या बात कर रहा है, अभी तो आईएनआर टर्म्स में लिखा इतनी मेहनत करके। बताता हूँ, आपने पीक डॉलर वैल्यू उठाई और उसको आईएनआर से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज नॉट द सेम एज पीक आईएनआर वैल्यू। मतलब ऐसा हो सकता है कि किसी दिन एप्पल का शेयर प्राइस पीक वैल्यू पर नहीं था, पीक इज 278, हो सकता है एप्पल का शेयर प्राइस किसी दिन $270 पर हो, बट उस दिन का जो टीटी बाय रेट है वो 97 पर हो। और जिस दिन एप्पल का शेयर प्राइस डॉलर टर्म्स में सचमुच पीक पर था $278, उस दिन का हमारा जो एक्सचेंज रेट है टीटी बाय रेट वो 94 हो। तो 94 इंटू 278 निकला 26,132, बट 97 इंटू 270 निकला 26,190। तो आईएनआर का पीक वैल्यू क्या हुआ? तो इस कॉलम में सही आंसर लिखने के लिए आपको एप्पल का शेयर प्राइस यूएसडी टर्म्स में पीक वैल्यू नहीं ढूंढना है, क्योंकि वो तो बड़ी आसानी से ढूंढ लोगे आप, और आसानी से किया हुआ काम अच्छा थोड़ी होता है। आपको एप्पल का एक साल में यानी जैन टू दिसंबर के जितने भी ट्रेडिंग डेज हैं उन सबका क्लोजिंग प्राइस निकालना है। एक्सेल में उसको डाल के उसके बाजू वाले कॉलम में उन सारे दिनों का यूएसडी टीटी बाय रेट भी लिखना है जो एसबीआई द्वारा पब्लिश होता है। फिर सबको मल्टीप्लाई करना है, यू विल गेट 255 ऑड वैल्यूज ऑफ आईएनआर। जो भी मल्टीप्लिकेशन हाईएस्ट आया वो आपका आईएनआर का पीक वैल्यू निकला, वो आंसर आपको यहाँ लिखना है। मैंने कहा था मुझे पॉइंटलेस और इलॉजिकल लगता है, अब क्या आपको भी लगता है? बताइए प्लीज। खैर आगे बढ़ते हैं। कॉलम नंबर 11 में आपको लिखना है क्लोजिंग वैल्यू। अगर आपने कोई भी शेयर नहीं बेचा तो क्वांटिटी तो उतनी ही रहेगी, बस 31 दिसंबर के प्राइस से उसको मल्टीप्लाई करके आपका जो यूएसडी अमाउंट आएगा उसको फिर 31 दिसंबर के टीटी बाय रेट से मल्टीप्लाई करके आईएनआर टर्म्स में लिखना है। अब जो लास्ट के दो कॉलम्स हैं 12th एंड 13th, ये और भी ज्यादा डिफिकल्ट एंड फ्रस्ट्रेटिंग है। कॉलम 12 में आपको लिखना है टोटल ग्रॉस अमाउंट पेड स्लैश क्रेडिटेड विद रिस्पेक्ट टू द होल्डिंग ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब कोई ऐसा सिक्योरिटी जिसके अगेंस्ट में आपको डिविडेंड या इंटरेस्ट का इनकम हुआ हो वो यहाँ पर लिखना है। और कॉलम नंबर 13 में आपको लिखना है टोटल ग्रॉस प्रोसीड्स फ्रॉम सेल और रिडेम्पशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड। मतलब कोई भी ऐसा अमाउंट जो शेयर्स या कोई भी सिक्योरिटी बेचकर आपको मिला, यानी सेल्स का अमाउंट लिखना है। अब सबसे पहला प्रॉब्लम ये है
कि जब भी आप कॉलम नंबर 12 में डिविडेंड का अमाउंट को डॉलर से रुपीस में कन्वर्ट करोगे तो वो उस तरीके से नहीं कर सकते जो तरीका अभी तक हम करते आए हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर 5 मई को कोई डिविडेंड आया है तो उससे पिछले महीने की लास्ट डे का SBI TT बाय रेट उठाना है, मतलब कि 30 अप्रैल के TT बाय रेट से आपको इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 30 अप्रैल का TT बाय रेट अवेलेबल ना हो ड्यू टू सम हॉलीडे और नॉन ट्रेडिंग डे तो उससे एक दिन पहले का TT बाय रेट उठाना पड़ेगा। ये रूल क्यों बनाया गया है, ट्रांजैक्शन वाली डेट का बाय रेट क्यों नहीं उठा सकते, इन सब के जवाब मेरे पास नहीं है, बस आप समझ जाओ कि ये करना है। एंड जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड ये रूल कहाँ कहाँ लगेगा, कोई भी ऐसी वैल्यू जो आपकी इनकम दर्शाती है, जैसे डिविडेंड आपकी इनकम है, इंटरेस्ट इनकम आपकी इनकम है, कैपिटल गेन्स जब आप शेड्यूल FSI में आगे जाके कैलकुलेट करोगे जो मैं बताऊंगा, वहां पर भी आपको पिछले महीने के लास्ट डे का TT बाय रेट उठाना है, ना कि उस दिन का जिस दिन आपके पास कैपिटल गेन हिट हुआ है। तो मतलब कोई भी इनकम रिलेटेड नंबर है उसे उस ट्रांजैक्शन डेट के TT बाय रेट से मल्टीप्लाई नहीं करना है, लास्ट डे ऑफ द प्रीवियस मंथ से करना है। अब समझते हैं कि ये डिविडेंड्स एंड फिर अगले कॉलम में सेल्स का अमाउंट लिखना कैसे है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हर महीने की पहली तारीख को आप एप्पल के 10-10 शेयर्स खरीद रहे थे, तो 12 महीने में आपने 12 ट्रांजैक्शंस करे और दिसंबर में आपके पास 120 एप्पल के शेयर्स होंगे। तो ये 12 अलग अलग परचेज ट्रांजैक्शंस के लिए आपने 12 सेपरेट रोज यहाँ पर क्रिएट की होंगी, सबका डेट अलग होगा, इनिशियल वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अलग होगा, पीक वैल्यू, क्लोजिंग वैल्यू, ये सब अलग होगा। बट अब आपको अगर 15 जून को $6 का डिविडेंड मिला है तो क्या उसके लिए हमें न्यू रो क्रिएट करना है या फिर जून वाली रो में $6 लिखना है? द आंसर इज ये दोनों ही काम गलत होगा। इसको ऐसे समझो कि हर एक परचेज ट्रांजैक्शन एक सेपरेट शेयर्स का लॉट है। आज के दिन जो मैंने एप्पल के 10 शेयर्स खरीदे हैं, दोज आर डिफरेंट फ्रॉम कल जो मैं एप्पल के 10 शेयर्स खरीदने वाला हूं, दोनों की अलग एंट्री होने वाली है। तो मतलब 15 जून को जो मुझे $6 का डिविडेंड मिला है, मुझे बस इतना पता है कि डिविडेंड लेने के टाइम पे मेरे पास 60 एप्पल के शेयर्स थे। मुझे अब ये भी पता लगाना है कि हर लॉट पे मुझे कितना कितना डिविडेंड मिला है। अब क्योंकि हमारा एग्जांपल थोड़ा सिंप्लीफाइड है, हम बोल सकते हैं कि हर लॉट पे मुझे $1 का डिविडेंड मिला होगा, क्योंकि हर परचेज एंट्री में 10 शेयर्स हैं। तो मैं फर्स्ट 6 रोज में कॉलम नंबर 12 में जाके $1 लिख दूंगा, ऑफकोर्स रुपीज में कन्वर्ट करके। बट आपके नंबर्स अलग हो सकते हैं, आपने आज 10 शेयर्स खरीदे, कल 15 खरीदे, परसों 2 शेयर्स खरीदे। तो जब भी आपको डिविडेंड मिला है, आपको ये भी पता लगाना पड़ेगा कि वो कौन से शेयर्स के या कौन सी परचेज एंट्री के अगेंस्ट में मिला है, उतना ही नंबर आपको वहां पर एट्रीब्यूट करना है। सुन के मुश्किल लग सकता है, बट ये 10th क्लास का मैथमेटिक्स है। जितना भी डिविडेंड मिला है वो आएगा न्यूमरेटर में, डिवाइड बाय टोटल शेयर्स हेल्ड एट द टाइम ऑफ रिसीविंग डिविडेंड। तो मुझे अगर $6 का डिविडेंड मिला है, सबसे पहले मैं इसे रुपीज में कन्वर्ट कर लूंगा। जस्ट टू सिंप्लीफाई, लेट से 600 रुपीज का अमाउंट आ रहा है, फिर 600 रुपीज को मैं डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड विच वॉज 60। जब ये डिविडेंड मुझे मिला था तब मेरे पास 60 शेयर्स थे एप्पल के। अब पता चल गया कि एक शेयर के लिए मुझे कितना डिविडेंड मिला है, उसे मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा जितने भी शेयर्स का मुझे डिविडेंड निकालना है। कि 10 का निकालना है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 का निकालना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और उसके अकॉर्डिंग मैं हर लॉट के हिसाब से एंट्री कर दूंगा। मजा आ रहा है ना? अब आगे बढ़ते हैं। कॉलम नंबर 13 में लिखा है टोटल ग्रॉस प्रोसीड्स फ्रॉम सेल, मतलब यहाँ पर सेल वैल्यू लिखनी है। मान लो आपने 15 जुलाई को 30 शेयर्स बेच दिए एप्पल के, तो क्या अब इसके लिए मैं न्यू रो क्रिएट करूं या फिर जुलाई वाली रो में जाकर 30 शेयर्स का जो सेल अमाउंट है वो लिख दूं? आंसर इस दोनों ही गलत होगा। जैसा मैंने बोला, हर परचेज एंट्री एक डिफरेंट लॉट कंसीडर किया जाता है। आप ऐसा समझ लो, किराने की दुकान से आप रोज एक आटे का बोरा लेकर आते हो। अगर आपने उसमें से 3 आटे के बोरे बेच दिए, यू वुड बी एबल टू विजुअली आइडेंटिफाई कि मैंने कौन से वाले बोरे बेचे हैं, यानी कौन सा वाला बैच बेचा है। इंडिया में रूल चलता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो शेयर्स आपने पहले खरीदे हैं वो ही पहले बेचे जाएंगे, उल्टा कभी नहीं होता। बट यूएस में आप लीफो भी कर सकते हो, यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब अगर जुलाई में बेच रहे हो तो आप जून, मई, अप्रैल ये वाले शेयर्स भी बेच सकते हो, वाइल प्रोटेक्टिंग योर जनवरी, मार्च, फरवरी वाले शेयर्स। बट यू हैव टू मैनुअली एक्सरसाइज दिस ऑप्शन। आई एम वेरी श्योर आपने ऐसा नहीं किया होगा, और अगर आप बाय डिफॉल्ट ही बेच रहे हो तो वो फीफो के हिसाब से ही बिका है। मतलब कि जनवरी में खरीदा हुआ शेयर पहले बिकेगा, फरवरी वाला बाद में, मार्च वाला बाद में। तो अगर आपने जुलाई में 30 शेयर्स बेचे हैं तो उसका टोटल सेल अमाउंट आप नहीं लिख सकते। आपको ये देखना पड़ेगा कि मैंने कौन सा लॉट बेचा है। और हमारे इस एग्जांपल में अगर आपने पहले 3 रोज या पहले 3 परचेज लॉट्स को पूरा बेच दिया है, तो इन 3 रोज में जो कॉलम नंबर 11 है विच इज क्लोजिंग वैल्यू, यहां पर आपको अब 0 लिखना पड़ेगा, क्योंकि 31 दिसंबर आते आते ये लॉट्स आपके पास थे ही नहीं। तो इस बात का भी ध्यान रखना। अब मान लो आपने 30 शेयर्स की बजाय 35 शेयर बेचे होते, तो जो 4th रो है वहां पर आपको एक और सेल वैल्यू लिखना पड़ता 5 शेयर्स को बेचने के हिसाब से, और जो क्लोजिंग वैल्यू है अब वो आपको 10 शेयर्स के हिसाब से नहीं 5 शेयर्स के हिसाब से लिखना पड़ता है ना। मजेदार।
अब ये तो था टेबल A3, उसके जस्ट ऊपर है टेबल A2 जिसे बोलते हैं डिटेल्स ऑफ फॉरेन कस्टोडियल अकाउंट्स हेल्ड एट एनी टाइम ड्यूरिंग द कैलेंडर ईयर एंडिंग 31 मार्च 2025। कस्टोडियल अकाउंट्स मतलब कौन कौन से ब्रोकर्स के साथ आपका खाता खुला हुआ है, यानी यहाँ पर आपको टिकर टेप, IND मनी, वेस्टेड, IBKR जिसके साथ भी आपका अकाउंट है उसका डिटेल लिखना है, बट एक्चुअल ब्रोकर का नाम लिखना है। IND मनी इज नॉट अ ब्रोकर। IND मनी से इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपका ब्रोकर होगा अल्पाका, वेस्टेड के लिए आपका ब्रोकर होगा ड्राइव वेल्थ, एंड टिकर टेप के लिए आपका ब्रोकर होगा व्यू ट्रेड, एंड IBKR इज IBKR। तो वही यहाँ पर कंट्री नेम, कंट्री कोड, नेम ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी ब्रोकर का नाम, ब्रोकर का एड्रेस, जिप कोड, अकाउंट नंबर यानी उस ब्रोकर के साथ आपका क्या अकाउंट नंबर है वो लिखना है, स्टेटस यानी अगर आप अकाउंट के डायरेक्ट ओनर हो तो यहाँ पर बस ओनर या बेनिफिशियल ओनर लिखना है, अगर आपका कोई माइनर वाला अकाउंट है या कोई जॉइंट अकाउंट है तो उसमें आपको यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। अकाउंट ओपनिंग डेट, पीक बैलेंस ड्यूरिंग द पीरियड। अब ये पीक बैलेंस पे क्लैरिटी थोड़ी कम है कि यहाँ पे लिखना क्या होता है। या तो आप पूरे अकाउंट का पीक बैलेंस जानो कि मेरे स्टॉक्स, ETFs और कैश बैलेंस सब कुछ मिला करके जैन टू दिसंबर के पीरियड में बैलेंस सबसे पीक पर कब था। फिर वही बात हो जाएगी कि आपको हर दिन का अकाउंट वैल्यू पता होना चाहिए इंक्लूडिंग कैश एंड सिक्योरिटीज़, उसको हर दिन के TT बाय रेट से मल्टीप्लाई करो, 255 दिनों का डेटा निकालो और उसमें से चेक करो कि हाईएस्ट क्या है, विच इज़ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग येट अगेन। या फिर आप स्टॉक्स को भूल जाओ, सिर्फ कैश बैलेंस का पीक वैल्यू कब गया था उसको कंप्यूट करो, बट कंप्यूट करने का तरीका वही रहेगा। पूरे 365 दिन का आपको वैल्यू ट्रैक करके ये देखना पड़ेगा कि INR टर्म्स में वो कब पीक कर रहा था। क्लोजिंग बैलेंस यानी क्लोजिंग बैलेंस एज ऑन 31 दिसंबर, ये तो बहुत आसान है कि आप स्टेटमेंट 31 दिसंबर तक की स्टेटमेंट निकालोगे तो उसमें जो लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस लिखा होगा उसको आपको TT बाय रेट से मल्टीप्लाई करके INR टर्म्स में लिखना है। लास्ट में है ग्रॉस अमाउंट पेड क्रेडिटेड टू अकाउंट ड्यूरिंग द पीरियड। अच्छा, इसमें लिखा है, एक्चुअली समझा दिया, ड्रॉप डाउन टू बी प्रोवाइडेड स्पेसिफाइंग नेचर ऑफ अमाउंट यानी इंटरेस्ट, डिविडेंड, प्रोसीड्स फ्रॉम सेल और रिडेम्पशन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स और अदर इनकम। जो भी आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट हुआ है, कुछ भी क्रेडिट हुआ है वो आपको लिखना है। अगेन इसकी रोज़ क्रिएट होंगी, एक बार में नहीं लिख सकते क्योंकि इंटरेस्ट आएगा, आपको एक बार इंटरेस्ट सेलेक्ट करना है फिर उसका अमाउंट आएगा। फिर सेल या रिडेम्पशन वाला अमाउंट लिखने के लिए आपको एक और रो क्रिएट करनी है और उसमें फिर वापस से ये सब कुछ भरते हुए आना है कि कंट्री नेम, कंट्री कोड, ब्रोकर का नाम, अकाउंट नंबर, स्टेटस, अकाउंट ओपनिंग डेट, ताकि आप फाइनली ये वाला अमाउंट लिख सको। ये हो गया टेबल A2। अब ऊपर आते हैं टेबल A1, इसमें लिखा है डिटेल्स ऑफ फॉरेन डिपॉजिटरी अकाउंट्स हेल्ड। डिपॉजिटरी से कंफ्यूज मत होना, ये इंडिया वाला डिपॉजिटरी नहीं है, CDSL NSDL। डिपॉजिटरी अकाउंट्स का मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में है कि अगर आपका इंडिया के बाहर कोई बैंक अकाउंट, कोई FD या कुछ ऐसा वैसा चल रहा है तो उसका डिटेल आपको देना है। मोस्ट लाइकली आपका ऐसा कोई बैंक अकाउंट इंडिया के बाहर नहीं होगा इंटरनेशनल करेंसी में, तो ये आपको इग्नोर करना है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। तो दिस वॉज शेड्यूल FA। अब इससे पहले कि मैं आपको बाकी के शेड्यूल्स बताता जाऊं और आपको डराता चला जाऊं, लेट मी गिव यू सम गुड न्यूज़। इन मोस्ट केसेस आपको ये मेहनत नहीं करनी है। पिछले साल तक मैंने ये मेहनत एक्चुअली मैनुअली करी थी काफ़ी हद तक, एंड मैंने अपना सर पकड़ लिया था एंड मुझे बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हुआ था। बट इस साल थैंकफुली ये नहीं करना पड़ेगा। क्यों नहीं करना पड़ेगा? लगभग सारे ही प्लेयर्स जैसे कि टिकर टेप, वेस्टेड, IND मनी एंड इवन इंटरैक्टिव ब्रोकर्स, वो कैसे होगा मैं बताता हूँ। इन सब प्लेटफॉर्म्स पर अब आपको प्रॉपर टैक्स डॉक्यूमेंट्स मिलने लग गए हैं जिसमें शेड्यूल FA भी इंक्लूडेड होता है। यानी आपको ये पूरा का पूरा शेड्यूल FA प्री फिल्ड मिल जाएगा, बस आपको इसका डेटा कॉपी करके इनकम टैक्स वाली टेम्पलेट में पेस्ट करना है। इसमें बस एक कैश था, वो भी पिछले साल तक था। इंटरैक्टिव ब्रोकर्स इज अ US ब्रोकर जिसके साथ आप डायरेक्टली अकाउंट खुलाते हो। एंड सिंस आई हैव बीन इन्वेस्टिंग इन US मार्केट फॉर लास्ट 4+ ईयर्स, मेरा कुछ पैसा वेस्टेड में है, कुछ पैसा इंटरैक्टिव ब्रोकर्स में है, एंड अब मैंने इस फाइनेंशियल ईयर से टिकर टेप से इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया है। तो पिछले साल क्या हुआ, वेस्टेड का जो शेड्यूल FA था, कुछ चीज़ें उसमें इनकम्प्लीट थी जो मुझे मैनुअली फिल करनी पड़ी। बट उससे भी ज़्यादा पेन हुआ जब मैंने देखा कि इंटरैक्टिव ब्रोकर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ इंडियन टैक्स डॉक्यूमेंट। तो उसके सारे ट्रांजैक्शंस का शेड्यूल FA मैंने और मेरे CA ने मिलकर एक रात में बैठकर बनाया, जो कि बहुत पेनफुल था। बट एक इंडियन प्लेटफॉर्म है पासा नाम से, वो IBKR के ऊपर एक टेक लेयर है। अगर उससे आप IBKR अकाउंट को लिंक कर देते हो तो पासा आपके इंडियन टैक्स डॉक्यूमेंट क्रिएट कर देता है। तो बस अब आपको अपने फिनटेक प्लेटफॉर्म पर जाना है, सारे इंडियन टैक्स डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। यू जस्ट डाउनलोड दोज डॉक्यूमेंट्स एंड आपको मिलेगा
फॉर्म 67, शेड्यूल FA, शेड्यूल FSI, शेड्यूल TR या फिर शेड्यूल FTC, फॉरेन टैक्स क्रेडिट। फॉर एग्जांपल ये मैंने वेस्टेड से शेड्यूल FA डाउनलोड किया, दिस इज़ लार्जली ओके। कुछ इसमें एरर्स हैं, फॉर एग्जांपल जैसे किसी कंपनी का जिप कोड है 999999, तो मतलब वो ऑटोमेटिक सिस्टम ने उठाया नहीं होगा तो ये वाली वैल्यू आ गई, तो इसको आप डिलीट करो और इसके जो जिप कोड है वो सर्च करके यहाँ पर लिख दो। उसके साथ साथ कंट्री नेम तो है बट कंट्री कोड वाला कॉलम यहाँ पर नहीं है, तो वो आपको कॉलम ऐड करके वहाँ पर 2 लिखना पड़ेगा सारे वैल्यूज़ में। और इसमें एक प्रॉब्लम है जो मैंने अभी नोटिस करी, इसमें यहाँ पर डिस्क्लेमर में आप 4th पॉइंट पढ़ोगे तो लिखा है कि इसमें जो USD टू INR कन्वर्जन है वो SBI TT बाइंग रेट्स के हिसाब से नहीं हुआ है, वो RBI रेफरेंस रेट के हिसाब से हुआ है, विच इज़ actually not allowed by income tax department. This must tell you कि कितना difficult है ये रिपोर्ट क्रिएट करना, क्योंकि TT बाई रेट्स SBI के पुराने वाले तो कहीं अवेलेबल ही नहीं है, जहाँ पे भी अवेलेबल है वी हैव नो वे टू इंश्योर कि वो SBI के ट्रू रेट्स हैं या किसी वेबसाइट ने बस यूं ही लिख दिए, हो सकता है ना। सो आई विल नॉट एडवाइस कि आप RBI वाले रेट्स को अपलोड कर दो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे, बट आई ऑल्सो डोंट हैव एनी शॉर्ट वे कि भाई SBI के बाई रेट्स ये वाले हैं आप यूज़ कर लो। यू मे बी टॉक विद योर CA रिगार्डिंग दिस, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा है कि हमने तो RBI वाले रेट लिए हैं, बट हो सकता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको कहे कि SBI TT बाइंग रेट्स ही लो, एंड इन दैट केस जो वेस्टेड ने आपको शेड्यूल FA बना कर दिया है वो आपके काम ही नहीं आएगा, आपको वापस बनाना पड़ेगा एंड वो पेन आपको हो गई होगा। आपको एक और बढ़िया तरीका बताता हूँ, टिकर टेप पर अगर आपका अकाउंट है तो आपको वहाँ पर फाइल टैक्सेस विद क्लियर टैक्स नाम से एक ऑप्शन दिखेगा। बेसिकली उन्होंने क्लियर टैक्स के साथ इंटीग्रेशन कर लिया है, आप वहाँ पर जाकर क्लियर टैक्स के किसी एक्सपर्ट से कनेक्ट करके अपनी ITR फाइल कर सकते हो, अगर आपको ये नुआंसेस नहीं समझ में आ रहे हैं तो। लेट मी ऑल्सो शो यू IBKR ने किस तरीके से शेड्यूल FA बनाया है। IBKR ने मतलब पासा ने, IBKR तो नहीं बनाता है बट अगर पासा से लिंक कर दो तो पासा बना के दे देता है। दिस इज़ द शेड्यूल FA जो मुझे मिला है। इसमें भी सेम टाइप ऑफ कॉलम्स हैं, 1-2 कॉलम्स आगे के मिसिंग होते हैं जैसे कंट्री कोड वगैरह, वो मैं अलग से डाल के लिख दूंगा क्योंकि इसमें सब में 2 ही लिखना है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मेन वैल्यू ये होती हैं INR वैल्यूज़ जो मैं मैनुअली नहीं कंप्यूट कर पाता, वो यहाँ पर लिखी हुई हैं। अब क्योंकि 2 अलग अलग ब्रोकर से मुझे शेड्यूल FA मिला है तो मुझे इसे कंबाइन भी करना पड़ेगा, उसका भी आपको ध्यान रखना है। ऐसे 2 शेड्यूल FAs में से मुझे कंबाइन करके एक बनाना है एंड उसको फाइनली फिर इनकम टैक्स के टेम्पलेट पे कॉपी पेस्ट करना है। अब मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कैसे करना है। इनकम टैक्स पर लॉगिन करो, असेसमेंट या सेलेक्ट करके फाइल ITR पर जाओ, क्लिक ऑन कंटिन्यू, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल, प्रोसीड। ITR फॉर्म आपको या तो 2 या फिर 3 सेलेक्ट करना पड़ेगा डिपेंडिंग ऑन कि आपकी किस किस टाइप की इनकम है। मैंने 3 सेलेक्ट किया, उसके बाद मैं जाऊँगा लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद सेलेक्ट शेड्यूल का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर मुझे इनकम पे क्लिक करना है। यहाँ से मुझे सारे शेड्यूल सेलेक्ट करने हैं जो मैं फाइल करना चाहता हूँ। चाहता तो क्या हूँ, जो मेरे 1 साल के इन्वेस्टमेंट बिहेवियर के अकॉर्डिंग मुझ पर लागू होने वाली हैं वो। तो यहाँ पर आप देखो नीचे आओगे, एक तो यहाँ पर शेड्यूल VDA है, अगर आप कोई क्रिप्टो में ट्रेड करते हो तो आपको ये भी फाइल करना पड़ेगा। फिलहाल मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ शेड्यूल FSI यानी फॉरेन सोर्सेज इनकम, एंड नीचे शेड्यूल TR मतलब मैं टैक्स रिलीफ भी क्लेम करना चाहता हूँ। आई थिंक अभी के लिए बहुत है, कंटिन्यू, स्किप क्वेश्चंस, ओके। अब यहाँ पर ये सारे शेड्यूल्स आ गए, मैं एक एक करके इनको भर सकता हूँ। ये बेसिकली मेरा CA भरेगा, मैं तो क्या भरूँगा। हियर यू कैन सी शेड्यूल FSI, शेड्यूल TR, शेड्यूल FA, यहाँ पे मैंडेटरी भी लिखा है। शेड्यूल FA पर मैं जाऊँगा, यहाँ पर देखो जैसे मैंने A1, A2, A3, A4 ये सब बताया था, हमने सबसे मेन टेबल समझा A3, दिस इज़ द टेबल A3। यहाँ पर मेरा कुछ डेटा ऑलरेडी आ रहा है विच आई डोंट नो मैंने कब डाला, हाउएवर वो डेटा में वैल्यू सारी 0 आ रही हैं, तो आई हैव टू चेक विद माई CA कि ये यहाँ पर ऐसा डेटा क्यों आ रहा है। अभी के लिए इसको इग्नोर करते हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर कुछ ऐड करना है तो मैं ऐड अनदर पे जाऊँगा एंड मैं ये जो फील्ड्स हैं ये मैं एंटर कर सकता हूँ। जैसे कंट्री सेलेक्ट कर लो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कंट्री कोड उसमें 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है। नेम ऑफ एंटिटी मतलब मान लो यहाँ पर मैंने एप्पल इंक टाइप कर दिया, ठीक है। एड्रेस, एप्पल का एड्रेस लिख देंगे, जिप कोड, नेचर ऑफ एंटिटी, स्टॉक, ठीक है। डेट ऑफ एक्वायरिंग द इंटरेस्ट कि मैंने वो शेयर कब खरीदा, इनिशियल वैल्यू, पीक वैल्यू, क्लोजिंग बैलेंस, बेसिकली जैसा शेड्यूल है मैंने आपको दिखाया था सेम चीज़ें यहाँ पर आपको फिल करनी है एंड ऐड करना है। प्रॉब्लम ये है कि ये सिर्फ एक रो है एक्सेल शीट का, समझ रहे हो। तो ये सब मैनुअली एंटर किया, तो आप आज स्टार्ट करोगे तो शायद आप अगले साल तक
ये शेड्यूल FA ही भरते रह जाओगे, ये नहीं करना है अपन को, ठीक है। पीछे आ जाओ, आपको ऊपर यहाँ पर A3 के जस्ट नीचे आपको मिलेगा अपलोड CSV एंड डाउनलोड CSV। पहले आपको डाउनलोड CSV करना है, दिस CSV विल गेट डाउनलोडेड। वो CSV को एक्सेल में ओपन करना है। ये ओपन करोगे तो एग्जैक्टली वो शेड्यूल FA वाले सारे फील्ड्स आपको मिल गए। ये पर्टिकुलरली टेबल A3 है, ठीक है। अब आपको जो शेड्यूल FA आपके ब्रोकर ने आपको दिया है वहाँ से डेटा कॉपी कर करके यहाँ पर इंडिविजुअली कॉलम्स में आप पेस्ट कर दो, ठीक है। कुछ रूल्स हैं इसके, वो रूल्स अगर फॉलो नहीं करोगे तो ये आपकी जो फाइल आप वापस अपलोड करोगे तो वो रिजेक्ट हो जाएगी, उसमें एरर्स आ जाएंगे। वो रूल्स क्या हैं? आपको किसी भी फील्ड में कोई कॉमा फुल स्टॉप नहीं लिखना है। अब जैसे आप देखोगे शेड्यूल FA जो भी आपको मिला है उसमें कंपनी का नाम या कंपनी का एड्रेस में आपको कॉमाज दिखाई देंगे, तो वो कॉमाज आपको रिमूव करने हैं, उसके बाद ही आपको अपलोड करना है। उसके बाद जो आपका डेट वाला कॉलम है वो फॉर्मेट में होगा YYYYMMDD। अगर वो DDMMYY है तो रिजेक्ट हो जाएगा, तो डेट को फॉर्मेट करके आपको सही करना। तो यहाँ पर ये सारा शेड्यूल प्रिपेयर करके जब आप फाइनली यहाँ पर अपलोड करोगे तो, और अगर आपने कोई भी एरर नहीं किया है तो वो पूरा सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा और यहाँ पर रिफ्लेक्ट भी करने लग जाएगा। दैट मीन्स आपका शेड्यूल FA डन हो गया। शेड्यूल FA का टेबल A3 डन हो गया। फिर टेबल A2 सिमिलरली आपको करना है। तो जो भी आपका ब्रोकर है वो आपको शेड्यूल FA में टेबल A1 A2 A3 सारा डेटा भर के दे रहा है, बस आपको कॉपी पेस्ट करना है। अब शेड्यूल FA इज नॉट दी ओनली शेड्यूल दैट यू विल फिल। और भी चीज़ें हैं जो आपको भरनी है, जो मैंने आपको बताया था। आपको शेड्यूल FSI भरना है। शेड्यूल FSI भी जो डेटा है वो आपका ब्रोकर आपको दे देगा, आप बस डाउनलोड करो। उसके बाद वापस अपने ITR में आओ, शेड्यूल FA की बजाय इस बार सेलेक्ट करो शेड्यूल FSI। उसके बाद ये एक्सपैंड करो इसको। इसमें आपको कोई एक्सेल फाइल नहीं डालनी है क्योंकि इसमें ना सारा टोटल आएगा, मतलब हर शेयर का कैपिटल गेन नहीं आएगा, पूरे फॉरेन पोर्टफोलियो का नेट कैपिटल गेन या कैपिटल लॉस आपको कंप्यूट करके लिखना है। तो वो जो भी आपके ब्रोकर की स्टेटमेंट में दिखाई दे रहा है वो सारे नंबर्स आपको वहां से उठाकर यहाँ डालने हैं कैपिटल गेन वाले कॉलम में। हियर कम्स द फन पार्ट। ये आपको करना नहीं पड़ेगा बट थोड़ा डरा देता हूँ। ये जो कैपिटल गेन्स आपको यहाँ पर लिखने हैं ना, ये ऑब्वियसली आपको रुपीज़ में लिखने हैं और ये अप्रैल टू मार्च वाले लिखने हैं, जैन टू दिसंबर वाले नहीं, क्योंकि दीज आर द रियल नंबर्स जिस पर आपको टैक्स देना है। अब अगेन क्योंकि यहाँ पर आपको कैपिटल गेन्स और नीचे जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है यहाँ पर आपको डिविडेंड्स के बारे में लिखना है। बोथ ऑफ दीज थिंग्स आर योर इनकम। तो इनकम को डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करने का रूल अलग है, जैसा मैंने आपको बताया। जिस भी दिन आपका ट्रांजैक्शन हिट हुआ है डिविडेंड का या कैपिटल गेन का, उस दिन का TT बाय रेट नहीं उठाना है, उससे पिछले महीने के लास्ट डे का TT बाय रेट उठाना है। इन अ वे ये थोड़ा आसान ही है क्योंकि साल में 12 ही तो महीने होते हैं, यानी आपके पास 12 TT बाय रेट्स हैंडी होनी चाहिए। अब जो भी डिविडेंड या कैपिटल गेन के अमाउंट है वो आपको इन्हीं रेट से मल्टीप्लाई करने हैं। बट इतना भी आसान नहीं है क्योंकि जितने आपने ट्रांजैक्शन करे हैं उतना चांसेस है कि आपके पास ज़्यादा डिविडेंड्स की एंट्री होगी। और डिविडेंड्स भी आपको पर स्टॉक मिलता है, मतलब एप्पल का अलग मिलेगा, गूगल का अलग मिलेगा। तो अगर आपने 50 शेयर्स ले रखे हैं, 50 अलग अलग स्टॉक्स ले रखे हैं, तो उनकी डिविडेंड्स की एंट्री फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और हर एक एंट्री को, हर एक सिंगल डिविडेंड एंट्री को एक नए TT बाय रेट से आपको मल्टीप्लाई करके निकालना है। और फिर उन सारी INR वैल्यूज़ को फाइनली लास्ट में टोटल करके नेट INR वैल्यूज़ को इस शेड्यूल FSI में भरना है। कैपिटल गेन्स में भी सेम ही कहानी है। जितनी बार भी आप कुछ बेचोगे चांसेस है कि आपका कैपिटल गेन हिट हो जाएगा, और अगर हिट हो रहा है तो उसे आपको कन्वर्ट करके फिर टोटल कैपिटल गेन निकालकर यहाँ पर लिखना है, जो आपको मैन्युअली नहीं करना क्योंकि अगेन जितने भी आपके ब्रोकर्स हैं, टिकटेप, IND मनी, वेस्टेड, IBKR, ये सब आपको इंडियन टैक्स फॉर्म्स दे रहे हैं। तो उसमें आपको शेड्यूल FSI भी मिलेगा, उसमें जो नंबर्स लिखे होंगे वहाँ से कॉपी करके यहाँ डाल देना। अब उसके बाद आपको टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया में आपको 0 लिखना है क्योंकि जो भी कैपिटल गेन है उस पर हम इंडिया में ही टैक्स भरते हैं, US में कोई टैक्स नहीं कटता है। उसके बाद ये सब आपको इग्नोर करना है कोई, क्योंकि आप रिलीफ वगैरह क्लेम नहीं कर रहे हो। बट फिर आपको अदर सोर्सेज में आना है। अदर सोर्सेज में आपको आपकी डिविडेंड इनकम लिखनी है फ्रॉम फॉरेन स्टॉक्स। ये नंबर भी आपको शेड्यूल FSI में मिल जाएगा, वो आपको यहाँ लिखना है। अब बात आती है टैक्स क्लेम करने की, क्योंकि डिविडेंड पर 25% टैक्स काटता है US का सरकार। तो टैक्स पेड आउटसाइड इंडिया में जितने अमाउंट का आपका टैक्स US सरकार ने काटा है वो अमाउंट आपको यहाँ लिखना है। अगेन जो भी आपको रिपोर्ट्स मिलेंगी आपके ब्रोकर से उसमें ये सब मेंशन होगा, कॉपी करना है बस। उसके बाद आपको यहाँ मज़ेदार चीज़ लिखनी है, टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजंस इन इंडिया। इसका मतलब कि ये इनकम अगर आपकी इंडिया में कमाई होती है आपने, तो इस पर आप कितना टैक्स दे रहे होते। अब डिविडेंड पे कोई स्पेशल इनकम टैक्स का रेट तो है नहीं, जो भी आपका स्लैब रेट होता है वो लगता है। यानी आपको पहले अपनी पूरी ITR प्रिपेयर करनी पड़ेगी ये शेड्यूल भरने से पहले।
पहले पूरी ITR प्रिपेयर करो। पूरी ITR मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, बिजनेस प्रोफेशन, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स और अदर सोर्सेज, ये सब आपको कंप्लीटली फिलअप करना है, जिसमें आपने अपने US की कैपिटल गेन और डिविडेंड्स भी इंक्लूड करे हों, और वो टोटल नेट टैक्सेबल इनकम पर आपका क्या टैक्स लाइबिलिटी बन रहा है। तो मान लो आपकी टोटल नेट टैक्सेबल इनकम बनी 12 लाख रुपए और आपका टैक्स पेबल बना 0, तो आपको यहाँ पर 0 लिखना है। बट अगर आपकी इनकम मान लो बन रही है 22 लाख रुपए की, उस पर आपका नेट टैक्स पेबल लगभग मान लो 18% बन रहा है, मतलब स्लैब्स लगाने के बाद नेट इफेक्टिव 18% बन रहा है, तो फिर आपको इस डिविडेंड का 18% निकालकर यहाँ पर वो अमाउंट लिखना है। अब यहीं पे होगा झोल। आउटसाइड इंडिया डिविडेंड पर आप 25% का टैक्स दे चुके हो। यहाँ पर पूछा गया है कि वो छोड़ो, इंडिया में अगर टैक्स देते तो कितना देते हैं, आपने बोला 18%, तो इंडियन गवर्नमेंट बोलेगी ठीक है, तो 18% का आपको रिलीफ मिल जाएगा, यू डोंट हैव टू पे 18% टू अस। यहाँ पर क्लियरली लिखा है टैक्स रिलीफ अवेलेबल इन इंडिया, सी और डी विच एवर इज लोअर। तो इस केस में 7% का आपका हुआ नुकसान। तो अगर आपने यूएस में 25% का टैक्स दिया हुआ है तो उसको टीडीएस समझने की गलती मत करना, क्योंकि टीडीएस जितना कटा होता है उतना पूरा आपको आईटीआर में क्लेम करने को मिलता है, टीडीएस एंड टीसीएस। बट ये एक्चुअली यूएस की सरकार की कमाई है। इंडिया बस ये कह रहा है कि एक इनकम पर 2 बार टैक्स नहीं लगेगा, तो जो हम लगाने वाले थे वो आप मत दो। शेड्यूल एफएसआई आपने भर के सेव कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है शेड्यूल टीआर यानी टैक्स रिलीफ। अभी इसमें कुछ खास नहीं करना, जो आपने शेड्यूल एफएसआई में डिविडेंड की पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी वही इन्फॉर्मेशन यहाँ पर लिखी हुई आपको मिल जाएगी। अब ये टैक्स रिलीफ तभी भरना है जब आपको एक्चुअली अपने डिविडेंड का पैसा क्लेम करना है। अब शेड्यूल एफएसआई और टीआर भरने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न को सबमिट या फाइल मत करना, क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले बताया, अगर आपको अपने डिविडेंड का टैक्स क्लेम करना है तो आईटीआर सबमिट करने से पहले फॉर्म 67 भरना होता है। तो यानी यहाँ तो आपने सिर्फ अपने डिविडेंड और उसके टैक्सेशन की जानकारी दी है, यहाँ से कुछ क्रेडिट नहीं मिलेगा आपको। आपको जाना है ई फाइल व्यू इनकम टैक्स फॉर्म्स, फाइल इनकम टैक्स फॉर्म्स। उसके बाद फॉर्म्स एज पर इनकम टैक्स एक्ट 1961, यहाँ पर मैं सर्च करूँगा 67। अगले साल ये फॉर्म 44 हो जाएगा, क्योंकि पुराना इनकम टैक्स एक्ट कम्प्लीटली चला जाएगा और 2025 के अकॉर्डिंग आपको भरना पड़ेगा। बट अभी ये फॉर्म 67 है। यहाँ पे फाइल नाउ करेंगे, असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करके कंटिन्यू करेंगे, लेट्स गेट स्टार्टेड। उसके बाद पार्ट ए में आपको ऐड डिटेल्स करना है। यहाँ पर अगेन वही सारी डिटेल्स लिखनी है जो शेड्यूल एफएसआई में लिखी थी आपने, इसलिए एफएसआई को पहले भरना ज़रूरी है। पहले तो क्या भरना, बेसिकली ये मेन चीज़ है, टैक्स पेबल ऑन सच इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजंस इन इंडिया। ये आप निकाल के रखो, तभी आप एफएसआई और फॉर्म 67 दोनों भर सकते हो। तो ये आपने यहाँ पर सारी चीज़ें भर दी। यहाँ पर देखो आपसे बोल रहा है आर्टिकल नंबर ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट्स, ये सब आपको आपके ब्रोकर की रिपोर्ट में दिख जाएगा। दिस वॉज पार्ट 1। उसके बाद दिस इज़ पार्ट बी, जिसमें आपको नो करना है। मेरा पैन नंबर दिख रहा है, छुपा देना। उसके बाद वेरिफिकेशन होगा, जिसमें फादर्स नेम और ये सब कुछ करना है। लास्ट में आपको अटैचमेंट डालना है। अटैचमेंट में आपको फॉर्म 1042S जो यूएस की गवर्नमेंट आपको देती है, आपके ब्रोकर से आप वो डाउनलोड कर सकते हो, वो फॉर्म आपको यहाँ पर अटैच करना है। बट प्रॉब्लम क्या है, वो फॉर्म जैन टू दिसंबर है, बट हमको अप्रैल टू मार्च का डेटा चाहिए। तो यानी जनवरी, फरवरी, मार्च का डेटा उसमें नहीं होगा। तो आपको एक्चुअली 2 फाइल्स अपलोड करनी है, एक तो ये वाला फॉर्म और जैन फेब मार्च का अपने ब्रोकर का स्टेटमेंट, जिसमें डिविडेंड आता हुआ और डिविडेंड से टैक्स कटता हुआ सारी जानकारी हो। दूसरी प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पर आप सिर्फ एक ही फाइल अटैच कर सकते हो। तो करना क्या है, यहाँ पे लिखा है कि आप या तो पीडीएफ या फिर जिप फॉर्मेट अपलोड कर सकते हो। तो वो 2 फाइल्स का एक कंबाइंड जिप फाइल बनाकर यहाँ पर अपलोड कर दो, आपका काम हो जाएगा। इसीलिए बहुत सारे सीएस को ये काम करना पसंद नहीं है। वो बोलते हैं यार आपका 100-200 रुपये का डिविडेंड का टैक्स कटा होगा, उसको क्लेम करने के लिए क्यों इतनी माथापच्ची कर रहे हो। यू कैन टेक दैट कॉल, बट मैंने आपको बता दिया कि डिविडेंड का टैक्स कैसे क्लेम करना है। इफ़ यू नीड हेल्प जस्ट गो टू टिकरटेप, अपना अकाउंट खुलवाओ LLA05 कूपन कोड यूज़ करके। टिकरटेप पर आपका ITR फाइल करने के लिए क्लियर टैक्स के साथ इंटीग्रेशन है, डायरेक्टली वहाँ पर जाओ एंड आपका एक बहुत ही बढ़िया यूज़र इंटरफेस के साथ ITR फाइल हो जाएगा। अगर आपको असिस्टेंस चाहिए तो उनके एंड से कोई CA आपसे कनेक्ट करके पूरा हैंड होल्ड करके आपका ITR फाइल करवा देगा। इनफैक्ट आई रेकमेंड डूइंग दिस, क्योंकि मेरा YouTube वीडियो पर आके समझाना, आपका समझ कर एक्यूरेटली उसको फॉलो करना विदाउट मेकिंग एनी काइंड ऑफ एरर इज़ वेरी अनलाइकली। और अगर आपने कोई गलती कर दी तो ज़बरदस्ती आपको कोई नोटिस आ सकता है, जिसका रिप्लाई करने में आपका बहुत टाइम भी जा सकता है, पेनल्टी भी लग सकती है। आई डोंट वांट टू टेक दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनफैक्ट मैं मेरा ITR खुद फाइल नहीं करता हूँ। इट बोर्स द शिट आउट ऑफ मी, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। हर साल आई टेक हेल्प ऑफ अ CA, जिसकी गाइडेंस में मेरा ITR फाइल होता है।
और इस साल से ऐसा मुझे लगता है कि स्क्रूटिनी के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि जैसे इंडिया का लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन इन्फॉर्मेशन ITR में प्री फिल्ड आता है, क्योंकि डायरेक्टली CDSL NSDL से आपका डेटा IT डिपार्टमेंट तक चला जाता है। सिमिलरली जो आपके ब्रोकर्स हैं US स्टॉक्स वाले, IND मनी, टिकटेव, वेस्टेड, IBKR, दीज ब्रोकर्स ऑल्सो शेयर योर डेटा विद IT डिपार्टमेंट। तो इस साल आप देखोगे कि काफ़ी कुछ डिटेल आपका AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, उसमें आपका US स्टॉक्स का डेटा भी आने लगेगा। दैट मीन्स द टैक्स डिपार्टमेंट ऑलरेडी नोज कि आप US स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, कब करते हो, कितना करते हो। तो जो भी आप शेड्यूल FA FSI में फाइलिंग्स करोगे वो डेटा आपकी AIS से मैच भी होना चाहिए, बिकॉज इट इज़ नो लॉन्गर अ मैनुअल प्रोसेस कि कोई टैक्स ऑफिसर बैठ के आपके कागज़ देखेगा। बेसिकली IT डिपार्टमेंट के IT सिस्टम्स में अलार्म्स लगे हुए हैं, अगर आपका डेटा मैच नहीं हुआ तो अलार्म बजेगा, आपके पास ऑटोमेटेड नोटिस आने के भी चांसेस होते हैं। डोंट यू थिंक इफ सरकार वांट्स टू नो कि हमारे पास कौन कौन से फॉरेन एसेट्स हैं, तो उसको बताने का एक सिंपलर तरीका हो सकता है। सिंपलर तरीका मीनिंग कि मैं मेरी डीमैट की होल्डिंग स्टेटमेंट सीधा डाउनलोड करके सरकार को अपलोड कर दूं, या फिर सरकार एक ऐसा फॉर्मेट बना ले जिसमें मैं सिर्फ USD के नंबर्स लिख लूं, क्योंकि थिंग्स लाइक पीक वैल्यू कि 12 महीने में आपके शेयर्स की पीक वैल्यू क्या गई होगी, उससे ना तो सरकार को कुछ लेना देना है, ना मुझे कुछ लेना देना है। क्यों? क्योंकि वो स्टॉक मार्केट है भाई। वो मुझे अमित किलोर की रील याद आ गई जिसमें उन्होंने बताया था कि UPSC के पेपर में क्या अजीबोगरीब क्वेश्चन आते हैं जो एक्चुअली काम के नहीं होते। डिफिकल्टी के नाम पे रैंडमनेस, बकवास, अपने सिलेबस से इनका कोई लेना देना नहीं है। दे हैव बीन लाइंग टू स्टूडेंट्स, चीटिंग टू द स्टूडेंट्स। ऑन टॉप ऑफ दैट ये डिमांड करना कि उसको USD में नहीं बल्कि INR में बताओ, जिसमें मुझे 255 ट्रेडिंग डेज का INR वैल्यू निकाल के उसमें से चूज करना है वो हाईएस्ट क्या है, एंड आई हैव टू डू दिस फॉर ऑल द शेयर्स दैट आई होल्ड। ऑन टॉप ऑफ दिस एक ऐसी एक्सचेंज रेट ढूंढकर जो SBI हर दिन पब्लिश करता है बट पिछले दिनों का डेटा अपनी वेबसाइट पर नहीं दिखाता है, सिर्फ आज का डेटा दिखता है। ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए आप AI भी यूज़ कर सकते हो, बट इवन AI को प्रॉपर फॉर्मेट में डेटा देने के लिए आपकी बहुत मेहनत लगती है। आई अंडरस्टैंड सरकार को फॉरेन एसेट्स की जानकारी चाहिए, बट उसको हम US डॉलर्स में भी तो दे सकते हैं ना, क्योंकि एनीवे जब हम उसको बेचते हैं तो उसका रिपोर्टिंग INR में हम करते हैं, करना भी पड़ेगा क्योंकि INR में हमारा टैक्सेशन चलता है। बट जस्ट फॉर रिपोर्टिंग पर्पजेस कि हमारे पास कौन कौन से एसेट्स हैं, आई थिंक उसका डिक्लेरेशन US डॉलर्स में हो सकता है, या फिर जिस भी करेंसी में हम उसको होल्ड कर रहे हैं वो करेंसी में हो सकता है। और मे बी द IT डिपार्टमेंट कैन आस्क द टोटल होल्डिंग वैल्यू इन INR टर्म्स, क्योंकि वो भी हमारे लिए निकालना आसान है। टोटल होल्डिंग वैल्यू निकालो, सबका टोटल कर लो USD में, और उसको एक बार बस 31 दिसंबर या 31 मार्च की INR रेट से मल्टीप्लाई करके लिख दो। आसान करने के तरीके बहुत हैं। खैर, मैं कौन होता हूँ इतने बड़े बड़े सजेशंस देने के लिए। फर्स्टली आई अपोलोजाइज़ कि मैं बहुत लेट पब्लिश कर रहा हूँ ये वीडियो, बट इतना लेट नहीं कर रहा हूँ कि आपके पास टाइम नहीं है। इसीलिए आपको ये भी रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द अपनी ITR फाइल कर लें, क्योंकि अगर आपको डिविडेंड का पैसा तक क्लेम करने का आपका प्लान है तो इट विल बी सम वर्क जिसमें आपको एक दिन से ज़्यादा का टाइम लग सकता है। लास्टली मैं ये कहना चाहूँगा, आई एम जस्ट ग्लैड मैंने CA ड्रॉप आउट कर लिया था। मुझे ये काम बिल्कुल पसंद नहीं है। आप लोगों के लिए मैंने रिसर्च करके US स्टॉक्स का टैक्स कंप्लाइंस वीडियो बनाया है। इट इज स्टिल नॉट अ हाउ टू फाइल ITR वीडियो। उसके लिए आप जागरूक आजे का ये वाला वीडियो देख सकते हैं। मैं हूँ मनी माइंडेड मनदीप, हु हेट्स डूइंग टैक्स वर्क। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।